नमस्कार दोस्तों, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। आज एक बार फिर आपके सामने इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कार्यक्रम में मैं कुछ नई किताबों की चर्चा कर रहा हूं, कुछ नई किताबों पर बात कर रहा हूं। मैं कोई समीक्षा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। वो काम समीक्षकों का है, वो काम आलोचकों का है, वो अपना काम जाने। मैं एक पाठक की हैसियत से कुछ इधर आई हुई नई किताबों से आपको रूबरू करवा रहा हूं, कुछ नई किताबों से आपका परिचय करा रहा हूं और शायद एक अनुशंसा भी कर रहा हूं कि इन किताबों को आप पढ़ सकते हैं। ये किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निराशा नहीं होगी, ऐसा मेरी पसंद के अनुसार। चूंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, इसीलिए ये कहना भी जरूरी है कि ये किताबें मुझे पसंद आई हैं, इसीलिए मैं इनकी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इस कार्यक्रम का जब ये नया सत्र शुरू किया था तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस वापसी को इतना पसंद करेंगे। एक लंबे अंतराल के बाद ये वापसी हुई थी, एक लंबे अंतराल के बाद मैं इस कार्यक्रम को लेकर फिर से वापस उपस्थित हुआ था। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक अंतराल के बाद सामने आते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती हैं, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ चुका होता है। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने इस कार्यक्रम को उतनी ही गर्मजोशी से इसका स्वागत किया और पहले की तरह इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया है। तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया है कि मैं इस कार्यक्रम को और आगे इसी तरह से एक कारवां की तरह बढ़ाता हुआ ले चलूं। कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, ये कार्यक्रम जब शुरू किया था तब मेरे मन में ये नहीं था कि ये केवल पुस्तक चर्चा का कार्यक्रम होगा। तब मेरी इच्छा ये थी कि इसमें कला की दूसरी विधाओं पर भी मैं चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर मुझे लगता है कि किसी फिल्म के ऊपर मुझे चर्चा करना है तो मैं जरूर करूंगा। कोई अच्छी फिल्म यदि इस बीच में मेरे देखने में आती है, नई फिल्में, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि इसमें नई किताबें, नई फिल्में या इस तरह की कला की ऐसी विधाएं जिनमें नया प्रयोग हुआ है, उन्हीं को लेकर आपके सामने आऊं। ये एक तरह का परिचय है आपसे और उस पुस्तक से या उस फिल्म से कि ये इन दिनों एक नई पुस्तक आई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला वर्ष के प्रारंभ में आयोजित होता है और पुस्तकों के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए, लेखकों के लिए, प्रकाशकों के लिए, पाठकों के लिए, सबके लिए वो एक बड़ा उत्सव होता है। पाठक नई किताबों का इंतजार कर रहे होते हैं और पुस्तक मेले में उन नई किताबों को तलाशते हुए पहुंचते हैं। लेखक अपनी नई किताबों की आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि पुस्तक मेले में उसकी नई किताब आ रही है। प्रकाशक बहुत सारी नई किताबों के साथ उस पुस्तक मेले में पहुंचता है, उन पाठकों के लिए, उन लेखकों के लिए। एक परंपरा हो गई है प्रकाशकों को हमेशा गरियाने की या प्रकाशकों को हमेशा भला बुरा कहने की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक समन्वय का काम है जो प्रकाशक, पाठक और लेखक के बीच होता है। जिस तरह से लेखक होता है जो अपना घर फूंक कर इस साहित्य के कारवां में शामिल होता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं वही भूमिका प्रकाशक की भी होती है। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में बहुत सारी किताबें सामने आई। उन किताबों में से कुछ पर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं और कुछ के साथ अभी आने वाले समय में करूंगा। पुस्तक मेले के बाद भी बहुत सारी किताबों के आने का क्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो भी हमारे इस कारवां में शामिल होती चली जाएंगी। जैसे जैसे मेरे पास पहुंचती हैं या जैसे जैसे इन किताबों तक मैं पहुंचता हूं, उन्हें पढ़ता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए, तो उसको जरूर पहुंचाऊंगा। आज हम एक अलग तरह के कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। हम सब जन्मजात प्रवासी होते हैं, हम जन्म से ही प्रवास में हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह भटकते रहते हैं और इस भटकन में कई पड़ाव बनते हैं, कई लोग मिलते हैं और कई लोग बिछड़ते हैं, कई पड़ाव छोड़ने पड़ते हैं और ये जिंदगी यूं ही चलती रहती है। फर्क हम में और प्रवासी लेखकों में केवल इतना है कि उनका जो प्रवास है वो देश के बाहर हो गया है। हालांकि देश
भी सारे के सारे देश जो हैं वो कागजों पर खिंची हुई लकीरें ही तो हैं जो हमने खींच दी है। उन्हें किसी प्रकृति या प्रकृति ने अपनी तरफ से वो लकीरें नहीं खींची थी, वो तो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए खींच ली है। तो प्रवास चाहे दूसरे देश का हो या अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह का जाने का हो, पीड़ा उतनी ही होती है, विछोह उतना ही होता है, और उस जगह की यादें, उस जगह की स्मृतियां हमारे दिमाग में उसी तरह सुरक्षित रहती है। और जब हम कला की किसी विधा से जुड़ जाते हैं, विशेषकर जब हम लेखन से जुड़ जाते हैं, तो वो सारी की सारी स्मृतियां कहानियां बनकर कागजों पर उतरने लग जाती हैं। ऐसी ही कुछ कहानियों को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। ये एक कहानी संग्रह है जो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर सामने आया है। चलो फिर से शुरू करें। सुधाम ढींगरा जो महत्वपूर्ण प्रवासी लेखक हैं, जो विभूम स्वर की संपादक भी हैं, और कहानी के साथ साथ उपन्यास में भी दखल रखती हैं, कविताओं में भी दखल रखती हैं, संपादन वो करती ही हैं, वो पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। पंजाब केसरी के साथ लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की है और अभी भी पंजाब केसरी के साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो उनके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन एक कहानीकार रूप जो होता है वो किसी भी लेखक का सबसे अलग रूप होता है। क्योंकि मैं एक कहानीकार हूं, इसलिए मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि कहानियां मुझे सबसे अच्छे तरीके से मेरा विवरण देती हैं, मेरा प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आज सुधाम ढींगरा जी के कहानीकार रूप पर हम चर्चा करेंगे। ये चलो फिर से शुरू करें कहानी संग्रह है जो शिवना प्रकाशन से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में प्रकाशित होकर आया है। ये 250 रुपए का कहानी संग्रह है, 140 पृष्ठों का ये कहानी संग्रह है, जिसमें 10 कहानियां संकलित की गई हैं। ये कहानियां बहुत अलग तरह की कहानियां हैं। कहानियां छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आकार में छोटा होने के बावजूद कहानियों में विस्तार बहुत अच्छा होता है। ये कहानियां उसी तरह की कहानियां हैं। इन दिनों छोटी कहानियां लिखने का जो एक ट्रेंड है वो फिर से वापस लौट कर आया है। बीच में लंबी लंबी कहानियों का ट्रेंड शुरू हो गया था कि एक पत्रिका में आप पढ़ने बैठते थे तो 10, 12, 13, 14, 15 पेजों तक कहानियां जाती थी। कई बार तो उपन्यास के आकार की कहानियां पत्रिकाओं में हमें पढ़ने को मिली, जो बाद में उपन्यास की शक्ल में सामने आ भी गई। लेकिन अब फिर से छोटी कहानियों का दौर शुरू हुआ। छोटी कहानियों का दौर शुरू होने के पीछे एक कारण यह है कि साहित्य के नए फॉर्मेट सामने आ रहे हैं, जिसमें आप ऑडियो बुक्स को ले सकते हैं, जिसमें आप ई बुक्स को ले सकते हैं। तो उन फॉर्मेट में छोटी कहानियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। तो शायद इसी के कारण यह है कि छोटी कहानियां लिखने का ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है। छोटी कहानियां लिखना किसी भी लेखक के लिए मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि छोटी कहानियों में उसके सामने विस्तार में जाने की कोई संभावना नहीं होती है। उसे बहुत कम में अपनी बात करनी होती है और बात पूरी भी करनी होती है। सबसे मुश्किल काम तो वही है कि बहुत कम में बात कहनी है और बात को पूरा भी करना है। तब ये छोटी कहानियां लेखक का असली कौशल दिखाती हैं। इस कहानी संग्रह के आपको कवर पेज पर बहुत खूबसूरत सी एक पेंटिंग नजर आ रही है, जो एक बहुत गुणी चित्रकार जो शिवना के लिए लगातार कवर पेज की पेंटिंग्स बनाती रहती हैं, वो अंतरा श्रीवास्तव जी की ये पेंटिंग है, जिसका नाम है एम्प्टीनेस। इस पेंटिंग का नाम है एम्प्टीनेस। बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग चलो फिर से शुरू करें इस कहानी संग्रह के कवर पर है। सुधाम ढींगरा की कई कहानियां ऐसी हैं जो प्रवासी तो छोड़िए, वो हिंदी की मुख्य धारा की प्रमुख कहानियों में अपना स्थान बनाती है। जैसे सूरज क्यों निकलता है, वो एक उनकी बहुत मजबूत और बहुत सशक्त कहानी है। कमरा नंबर 103 एक बहुत बहुत मजबूत कहानी है। और इसी तरह से आग में गर्मी कम क्यों है, ये उनकी एक बहुत सशक्त कहानी है। विकल्प कहानी जो हंस पत्रिका में छपी थी, वो भी बहुत नए तरीके से बातों को सामने लाती है। लेकिन ये कहानी संग्रह उनकी इधर की नई कहानियों को लेकर आया है। ये 10 कहानियां हैं। इन 10 कहानियों में अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग तरह की पृष्ठभूमियों को लेकर, और बहुत अलग तरह से इन कहानियों की रचना की गई है।
इस संग्रह की पहली कहानी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे विषय की कहानी है जिस पर हम चर्चा करने से बचते हैं। असल में हमारे दिमाग में कुछ चीजें बैठ गई हैं, जो लंबे समय से जो चीज हमने देखी है उससे हमारे दिमाग में कुछ चीजें बहुत अच्छे मजबूती से बैठ गई हैं, जिसमें जब हम शोषक की और शोषित की बात करते हैं, जब हम पीड़क की और पीड़ित की बात करते हैं, तो हम हमेशा हमारे दिमाग में जो जो पूर्वग्रह हैं, पहले से जो तय चीजें हैं, उनके ऊपर ही चलते हैं। और स्त्री विमर्श के इस दौर में हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी कोई कहानी पुरुष विमर्श की भी लिखी जाएगी, उसको भी लिखना चाहिए। तो कभी देर नहीं होती, ये असल में एक पुरुष विमर्श की कहानी है। ये एक पीड़ित पुरुष की कहानी है। न केवल पीड़ित पुरुष की कहानी है, बल्कि उस पीड़ित पुरुष के बेटे की भी कहानी है। ये कहानी बताती है उस पिता के उस पूरे त्याग को, उस पिता के उस पूरे संकल्प को बताती है, जिसने अपने बच्चों को की परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, अपने बच्चों को कहीं पहुंचाने के लिए मौन साध लिया था। उसने विद्रोह करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के सामने, अपनी पत्नी के मायके वालों के सामने उसने विद्रोह करना या विरोध करना बंद कर दिया था। उसका उद्देश्य था कि केवल उसके बच्चे पल जाएं, बढ़ जाएं और शिक्षित होकर कहीं पहुंच जाएं। उसे उसके परिवार से दूर कर दिया जाता है। उस पिता को उसके माता पिता से दूर कर दिया जाता है, उसकी बहनों से दूर कर दिया जाता है, और सबसे दूर उसे कहीं और ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उसका कोई नहीं है, लेकिन वो चुप रहता है। उसका मौन उसके बच्चों की परवरिश की एक मुख्य धुरी बन जाता है। उसके बच्चे भी छटपटाते हैं दादा दादी से मिलने को और अपने पिता की बुआ से मिलने को और बुआ के बच्चों से मिलने को, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो ये पूरी कहानी से जब हम होकर जब गुजरते हैं तो बहुत सारे पात्र हमें नजर आते हैं जो हमारे अपने जीवन के होते हैं। बहुत पहले मैंने कहानी लिखी थी नक्कार खाने में पुरुष विमर्श। उस कहानी को पढ़कर कई सारे लोगों ने मुझे संदेश भेजे कि ये कहानी क्या सच है, क्योंकि ये कहानी तो हमारे आसपास की है, ऐसा ही तो हमारे आसपास भी घट रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लंबे समय से शोषितों के और पीड़ितों के पक्ष में खड़े होते होते अंततः एक दिन ऐसी स्थिति निर्मित कर देते हैं जब दूसरा पक्ष जो लंबे समय से शोषक रहा है, जो पीड़क रहा है, वो भी शोषित और पीड़ित होने लग जाता है। मतलब हम कहीं ना कहीं एक सामने में नहीं ला पाते हैं कि हम एक वर्ग को उठाने की कोशिश करते करते दूसरे वर्ग के बराबर नहीं लाते हैं, बल्कि उससे भी ऊपर कहीं ले जाते हैं। तब जो दूसरा पक्ष होता है, जो अभी तक शोषण कर रहा होता है, उसका अंततः शोषण होने लग जाता है। ये कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि समाज का मतलब होता है संतुलन। अगर एक पड़ला कोई सा भी ऊपर है और कोई सा भी पड़ला अगर नीचे है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पड़ला ऊपर है, कौन सा पड़ला नीचे है। असंतुलन का मतलब असंतुलन होता है। लेकिन ये कहानी अंत में एक बहुत सुखद बिंदु पर जाकर खत्म होती है। आनंद जो बेटा है, जिसने लंबे समय से दादा दादी से दूर रहकर, दादा दादी के प्यार को से वंचित रहकर उसको शिद्दत से महसूस किया है, वो लौटता है दादा दादी के पास जो बुआ के घर में रह रहे हैं, और वहां से पिता को फोन करता है कि मैं बुआ के घर के बाहर खड़ा हूं और दादा दादी से मिलने जा रहा हूं बरसों बाद। ये बहुत अलग तरह की कहानी है। ये कहानी पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ा सा इस विषय में सोचने की जरूरत है। नंदी जो आनंद है वो धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ रहा है जहां दरवाजे के उस पार उसके दादा दादी बैठे हैं, जिनसे वो बरसों बाद मिलने जा रहा है, और वहीं कहानी रुक जाती है। एक नए तरह के विषय को एक नए तरह का ट्रीटमेंट देकर बहुत खूबसूरती से सुधाम ढींगरा ने इस कहानी को कहा है, और ये कहानी बहुत सारे प्रश्न छोड़कर खत्म हो जाती है।
इसके बाद दूसरी कहानी आती है वे अजनबी और गाड़ी का सफर। मुझे लगता है हिंदी के पाठकों के लिए ये बिल्कुल नए तरह की कहानी है। हम सबके लिए ये कुछ चौंकाने वाली कहानी है, एक नई दुनिया की कहानी है। यद्यपि हम सब प्रवासी लेखकों के माध्यम से वहां की कहानियां बराबर पढ़ रहे हैं, वहां की जिंदगी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की संस्कृति को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम किसी भी देश को पूरी तरह से केवल किताबों से पढ़कर नहीं जान सकते। ऐसे में ये कहानी हमें चौंका देती है। ये कहानी हमें बताती है कि कितना कुछ तेजी से बदल रहा है। यद्यपि इसके अंदर जो दोनों लड़कियां हैं, नैना और शिल्पा, वो दोनों भारतीय मूल की ही हैं, लेकिन पूरा घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम पूरा विदेशी परिवेश में हो रहा है। और ये कहानी हमें बताती है कि हम इसको ऐसा ना लें कि ये किसी देश को नीचा दिखाती है, किसी देश को ऊंचा उठाती है, क्योंकि ये केवल वहां की व्यवस्था दिखा रही है कि वहां पर किस तरह से अगर शक होने पर कोई पुलिस को फोन कर देता है तो किस तरह से पुलिस जो है वो सादी वर्दी में रेल के डब्बे में आकर बैठ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। वो उस अपराधी पर निगाह रखने लग जाते हैं और जैसे ही कोई स्टेशन आता है वैसे ही उसको दबोच के और ट्रेन से नीचे उतार ले जाते हैं। लेकिन इस कहानी को पढ़ते हुए हमें वो एक भयावह कल दिखाई देता है जो अभी विदेशों में भी हो रहा है। संभवतः हमारे यहां भी इसकी दस्तक हो। मानव शरीर के अंदर ड्रग्स को रखकर उसकी तस्करी करना, ये बिल्कुल एक नए तरीके का विषय उठाया है और निश्चित रूप से ये हमें डराता है। ये विषय हमें इसलिए डराता है कि क्या ये हमारे यहां भी कल यही सब शुरू होने वाला है? हम क्या इस खतरे की दहलीज पर खड़े हुए हैं? क्या इसके उस पार वही है? इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो सुधा ढींगरा की एक विशेषता है जो उनकी किस्सा गोई है कि हमें ऐसा लगता है कि हम उस ट्रेन में बैठे हुए नैना और शिल्पा के साथ सफर कर रहे हैं। वो जो कोने में जो एक आदमी बैठा है जो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, संदिग्धता, वो हमें दिखाई देता है। उस तरफ बैठी हुई लड़की जो है वो हमें दिखाई देती है। पुलिस वाले जब चढ़ते हैं, कारपोरेट की ड्रेस में चढ़ते हैं, तब वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम उस सफर में शामिल हो जाते हैं। एक कहानीकार जब कोई ऐसे परिवेश की कहानी लिखता है जिस परिवेश में हम अपने आप को शामिल समझने लगे, तब कहानीकार की सफलता होती है। हम इस गाड़ी के सफर में शामिल होते हैं। हम कहीं ना कहीं नैना और शिल्पा के साथ बैठे होते हैं। वो डर हमारे अंदर होता है कि इस लड़की के साथ क्या होगा जिसके शरीर में रखकर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। तब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें डराती हैं और ये सफर, हालांकि अंत भला सो सब भला, ये कहानी जहां पहुंचती है, ये कहानी जहां जाकर समाप्त होती है, वहां पर हम एक राहत की सांस लेते हैं कि सफर ठीक से खत्म हुआ। लेकिन बहुत सारी कुछ नई चीजें हमें जानने को मिलती हैं और वो चीजें ये हैं कि शरीर के ऊपर मशीन लगाकर पुलिस वहां पता कर लेती है कि इसके अंदर ड्रग्स रखी हुई है और बिना उसको बताए कोई घड़ी में या किसी और चीज को किसी से शरीर से छुआ कर पता कर लेते हैं। तो जब भी हम दो देशों के बीच की आवाजाही की बात करते हैं तो इस तरह की कहानियां हमारे को बहुत ज्यादा एक नई दुनिया से जोड़ती हैं। मैंने कहा कि इस संग्रह में कुछ अलग अलग विषयों की कहानियां, छोटी कहानियां हैं। ये आकार में छोटी हैं लेकिन विस्तार में नहीं। उदास बेनूर आंखें, ये कहानी भी मुझे लगता है HIV पॉजिटिव मरीज को लेकर लिखी गई एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी है। ये कहानी सामने से देखने पर गौरव और ड्यू स्मिथ की कहानी है। ड्यू स्मिथ जिसको गौरव शबनम कहकर बुलाता है, शबनम जिसको जो HIV पॉजिटिव है और वो किस कारण से HIV पॉजिटिव हुई है, वो हुई है चर्च के पादरी द्वारा उसका शोषण किया गया। उसका अकेले का नहीं, वो जिस गांव में रहती थी उस गांव की बहुत सारी लड़कियों को का उस चर्च के पादरी ने शोषण किया और उसके कारण उस पूरे इलाके की सारी महिलाएं जो उसका शिकार हुई वो सब HIV पॉजिटिव हो गई और ये ड्यू स्मिथ भी हुई जो अब शबनम है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि धर्म के नाम पर
ये सारी जो जो गंदगी है, ये सारे जो गलत काम है, ये किसी एक या किसी 2 या 3 धर्मों तक सीमित नहीं है। दुनिया के हर धर्म की कालीन को जब उठाकर आप देखेंगे तो उसके नीचे हमें ये गंदगी बरसों बरस से जमती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर सुदाम ढींगरा ने चर्चों के कालीनों के नीचे जमी हुई गंदगी को दिखाने की कोशिश की है शबनम के माध्यम से। और एक भारतीय पात्र है जो गौरव है, वो उससे प्रेम करने लग पड़ा है, वो उससे शादी करना चाहता है। ये जीवन की कहानी है। ये भले ही HIV पॉजिटिव महिला की कहानी है, किंतु ये फिर भी जीवन की कहानी है कि सब कुछ जानते हुए भी वो उसके साथ शादी करना चाहता है। और वो कहता है कि HIV पॉजिटिव होना कोई अपराध नहीं है, उसमें आपको जिंदगी भर एक दवा खानी पड़ेगी और आप स्वयं भी संक्रमण से मुक्त रहेंगे और आपके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी संक्रमित नहीं होगा। ये सब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। उसके बाद भी वो शादी करना चाहता है। तो ये बहुत सारी गंदगियों के बीच में, बहुत सारी गलतियों के बीच में कहीं प्रेम की एक छोटी सी कुंपल को उगाने की कहानी है, उदास बेनूर आंखें। ये उदास बेनूर आंखें केवल ड्यू स्मिथ की नहीं है। ये उदास बेनूर आंखें उन हजारों हजार महिलाओं की, लड़कियों की, बच्चियों की आंखें हैं जिनका धर्म के नाम पर ना जाने कितने धर्म गुरुओं द्वारा, ना जाने कितने पादरियों द्वारा बरसों बरस से शोषण होता चला आ रहा है, जिसको वो कभी व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये उनकी कहानी है। मैं अभी रविवार को एक फिल्म देख रहा था, महाराज नाम से। जब उसे देख रहा था तो मुझे बार बार ये कहानी याद आ रही थी, बार बार ये कहानी मेरी स्मृति में कौंध रही थी। महाराज बंबई के एक इलाके में चलने वाली कहानी है। वहां भी स्त्रियों का यौन शोषण है, वहां भी किसी धर्मगुरु द्वारा स्त्रियों का शोषण है। इस कहानी में भी वही है। परिणाम केवल स्त्रियां भोगती हैं। जो मैं पहली कहानी में कह रहा था कि हमने स्त्रियों को ताकत देते देते पुरुष को कमजोर कर दिया है, लेकिन जब हम इस तरह की कहानियां, इस तरह के विषयों के संपर्क में आते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, अभी स्त्रियों को और बहुत सारी ताकत देने की जरूरत है। अभी भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। पुरुष को प्रकृति ने ताकतवर इतना बना रखा है कि स्त्री को समाज की ताकत देना बहुत जरूरी है। तो ये कहानी एक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लम्हे पर जाकर खत्म हो जाती है, हमारे अंदर एक आश्वस्ति छोड़ती हुई कि नहीं, जीवन फिर भी चलता रहता है, प्रेम फिर भी चलता रहता है और प्रेम करने वाले जीवन में मिलते रहते हैं। इस संग्रह की 2 कहानियों की मैं चर्चा एक साथ करूंगा, क्योंकि ये दोनों कहानियां कुछ अलग तरह की कहानियां हैं। इस पार से उस पार और अबूझ पहेली, ये दोनों कहानियां मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। ये कुछ परा ताकतों की कहानियां हैं। ये सिक्स्थ सेंस की कहानी है। ये घटनाओं को पहले से महसूस कर लेने की कहानी है। ये चीजों को पहले से महसूस कर लेने की कहानी है कि जो कुछ होने वाला है वो आपको पहले से दिख रहा है। अगर हम सापेक्षता का सिद्धांत समझ सके तो सापेक्षता क्या होती है? सापेक्षता ये होती है कि आप समय से आगे भी जा सकते हैं। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे हैं तो आप समय को स्थिर कर सकते हैं, और अगर आप प्रकाश की गति से तेज यात्रा कर रहे हैं तो आप समय के आगे जा सकते हैं और आगे की घटनाएं देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि समय से आगे की चीजों को देखना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई विज्ञान जरूर रहा होगा। ये कहानी ऐसी ही कहानियां हैं दोनों। एक कहानी में जो इस पार से उस पार है उसमें सांची है, और अबूझ पहेली में एक पत्नी है जो लोगों को की रक्षा करती हैं आने वाले समय को देखकर। अबूझ पहेली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले और उन वो सारे हवाई जहाज जिनके दुर्घटनाएं हुई, जिनको नष्ट किया गया, जिनके साथ हजारों जिंदगियां खत्म हुई, उनके बीच में एक पति पत्नी की कहानी है। जिस पत्नी को कुछ दिख रहा है कि कुछ बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और कुछ हो रहा है, और उसका पति को उसी दिन यात्रा कर दी और वो रोकने की कोशिश में लगी है कि आज किसी तरह से उसके पति की ये यात्रा रुक जाए। लेकिन चूंकि दुनिया में सारे लोग
इमोशनल होकर नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर भी सोचते हैं, तो पति यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन उसे प्रकृति रोक देती है। हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले हवाई जहाज में कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है और वो वापस लौट आता है और देखता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया है। वो उसी शहर में जा रहा था। तब ये कहानी हमें हमारे मानव दिमाग के एक नए आयाम से परिचित कराती है। समय पार देख लेने की हमारी ताकत से हमें परिचित कराती है। और चूंकि इसको अगर हम समय के पार देखने वाली बात को समझने की कोशिश करेंगे तो वो संभव तो है, उसको हम असंभव नहीं मान सकते। समय से आगे दौड़ना संभव है, तो उसको तो विज्ञान ने सिद्ध किया है। लेकिन दिक्कत वही है कि प्रकाश की गति से तेज चलना पड़ेगा जब आप समय के आगे पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों कहानियां, दूसरी कहानी जो है इस पार से उस पार, वो सांची की कहानी है जिसको भविष्य दिखाई देता है। उसके पिता को वो आगाह करती है कि आपके पास ये व्यक्ति मिलने आ रहा है, ये आपसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने को कहेगा, मत कीजिएगा। लेकिन उसके पिताजी उस पर दस्तखत कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उसके पिताजी का सब कुछ चला जाता है, उन कागजों पर उसका कोई बहुत विश्वसनीय आदमी सब लूट ले जाता है। लेकिन उसके बाद उसको फिर एक और बार भविष्य दिखाई देता है, समय के आगे की घटनाएं दिखती हैं कि आप इस केस से मुक्त हो जाओगे। और वो बताती है, जिस तरह से बताती है उसी तरह से सब कुछ होता है। इस तरह की पराताकतों की कहानियां लिखना हिंदी में थोड़ा सा खराब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कहानियां अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं। पर मुझे लगता है कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच में एक पतली सी रेखा होती है। आपकी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसको अगर विज्ञान भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब आपको बहुत अच्छे से उसी पर चलना पड़ेगा। ये बात और किसी ने नहीं कही, ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है कि समय से आगे की यात्रा बहुत संभव है। तो यदि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा बड़ा वैज्ञानिक कह रहा है कि आप अपने समय से आगे की यात्रा कर सकते हैं, तो संभव है ये सब कुछ। तब इस तरह की कहानियां भी संभव है, और इस तरह की कहानियों को हम विज्ञान लेखन की श्रेणी में भी रख सकते हैं। विदेशों में सब भाषा के साहित्य में इस तरह की कहानियां लिखी जाती हैं। तो शायद ये चूंकि सुधा जी अमेरिका में रहती हैं और वहां का जब साहित्य पढ़ती होंगी तो वहां की साहित्य में इस तरह की कहानियां लिखना, पढ़ा जाना बहुत आम होता है। उसे साइंस फिक्शन कहा जाता है। तब इस तरह के साइंस फिक्शनों को हिंदी में भी हमें लिखना शुरू करना पड़ेगा। एक बहुत नई पीढ़ी जो अब हमारे हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए दरवाजे पर खड़ी हुई प्रतीक्षा कर रही है कि हम उसके अनुरूप भी कुछ लिखना शुरू करें, तब मुझे लगता है कि हमें साइंस जैसी चीजों को लेकर और अपने सरोकारों से जोड़ते हुए कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कहानियां लिखनी पड़ेंगी, जिससे कि वो नई पीढ़ी हमारे साहित्य से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सके। तो ये उस तरह की नई तरह की कहानी है। चलो फिर से शुरू करें। ये कहानी असल में तो अगर हम इसको देखें तो ये कभी देर नहीं होती कि विषय का दूसरे तरह से दिया गया ट्रीटमेंट है। ये कहानियां सुधाम ढींगरा लिख रही हैं। एक पुरुष के शोषण को, एक पुरुष की प्रताड़ना को एक स्त्री लिख रही है, इसीलिए हमें इन पर विश्वास करना होगा। एक स्त्री लेखक लिख रही है कि पुरुष का भी शोषण हो सकता है, पुरुष को भी प्रताड़ित किया जा सकता है। ये कहानी एक भारतीय युवक द्वारा एक विदेशी स्त्री से विवाह कर लेने की कहानी है। और उसके बाद वो जो माता पिता हैं उस युवक के, वो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भारतीय संस्कारों के हिसाब से पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस विदेशी स्त्री को वो बात मंजूर नहीं होती है। वो बार बार उनको ये कहती है कि ये मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, उनसे दूर करने की कोशिश करती है और अंततः बहुत दूर कर देती है। फिर एक दिन वो उस युवक का सब कुछ, सारा पैसा, सब संपत्ति लेकर चली जाती है। वो युवक अकेला रह जाता है। फिर अपने माता पिता को फोन करता है, मुझे आपकी जरूरत है, आप आ जाइए।
तब वो पति अपनी पत्नी से कहता है, मतलब उसके पिता उसकी माँ से कहते हैं कि उसे हमारी जरूरत है, अभी हमें उसको फिर से वहां जहां से बच्चे पे जब वो बच्चा था, जब हम उसकी उंगली थाम कर उसको चलना सिखा रहे थे, अब एक बार फिर वही शुरू करना पड़ेगा। और कहते हैं कि चलो फिर से शुरू करें, और वो चलते हुए चले जाते हैं। तब मुझे लगता है कि एक माँ बाप के रूप में हमारे दायित्व कभी खत्म नहीं होते। हमारे बच्चे हमेशा संकट में, परेशानी में, दुविधा में पड़ने पर सबसे पहले हमारी तरफ देखते हैं। वो किसी ईश्वर की तरफ, किसी आसमानी ताकत की तरफ नहीं देखते, वो केवल अपने माता पिता की तरफ देखते हैं। और उन्हें मालूम होता है कि ईश्वर या आसमानी ताकत बचाने आए चाहे ना आए, माता पिता जरूर आ जाएंगे, दौड़ कर आ जाएंगे। तो ये कहानी उस आश्वस्ति की कहानी है। अगली कहानी वह जिंदा है, ये हमें बेचैन कर देती है कहानी। ये कहानी हमें थोड़ा परेशान करती है क्योंकि इस कहानी में मनोविज्ञान है। इस कहानी में ये बताया गया है कि सच को बताने का एक तरीका होना चाहिए, सच को बताने का एक समय होना चाहिए, सच को बताने की एक मनोदशा होनी चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति को सच बताने जा रहे हैं तो पहले अपने तरीके पर विचार कीजिए, फिर बताने के समय पर विचार कीजिए, और फिर उसकी मनोदशा पर विचार कीजिए कि जिसको आप बताने जा रहे हैं उसकी मनोदशा अभी कैसी है, वो ये सच सुनने की स्थिति में है कि नहीं है। गलत समय पर सुनाया गया सच कई बार जीवन के लिए बहुत घातक हो जाता है। ये कहानी एक बड़े संदेश को लेकर चलती है, और ये जो अंतर्निहित बहुत बड़ा संदेश है, मुझे लगता है ये सब हम सबको जानने की जरूरत है। ये जरूरत है हम सबको समझने की। हम लोग सब जो इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने अपने सच डालते फिर रहे हैं कि ये मेरा सच है, ये उसका सच है, ये मेरा सच है, ये उसका सच है। हम सब जो अपनी अपनी ढकलियों पर अपने अपने सच बजाते फिर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि आप जिसके बारे में लिख रहे हैं वो किस दशा में है अभी, वो किस मनोदशा से गुजर रहा है। कहीं वो डिप्रेशन में, अवसाद में तो नहीं है कि आपका लिखा हुआ सच उसे उस अवसाद के और गहरे स्तर पर ले जाए और वो बहुत गलत कदम उठा ले जाए। आपने देखा होगा वो एक माँ जो गोदी में बच्चे को खिला रही थी और उसकी गोदी से बच्चा गिर जाता है, उसको सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया गया कि अंततः उसने आत्महत्या कर ली। तो वह जिंदा है। ये कहानी एक बड़े संदेश को लेकर आती है, जहां हॉस्पिटल की नर्स उस माँ को ये बता देती है कि तुम्हारा जो बच्चा पैदा हुआ था वो मर गया है, और उसको ऐसे शॉक लगता है कि वो जिंदगी भर के लिए उस सदमे में चली जाती है। तब ये बात सामने आती है कि सच हमेशा सच नहीं होता, सच को छुपाए रखना भी कई बार जरूरी होता है। जिंदगी में सच हमेशा उजागर करने के लिए नहीं होता, सच को कई बार छुपा कर रखना पड़ता है। अनुकूल समय, अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करनी होती है। ये कहानी बहुत बड़ा संदेश, कम से कम सोशल मीडिया के वीरों के लिए तो बहुत बड़ा मैसेज है, जो बिल्कुल सारा दिन किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी व्यक्ति को लेकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि आपका एक कड़वा सच किसी व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए खराब कर सकता है, किसी व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए सदमे में ला सकता है। सोशल मीडिया कुछ नहीं है, आपके कीबोर्ड, आपके मोबाइल के कीबोर्ड की उंगलियों के बटनों पर थोड़ी देर चलाई गई कुछ उंगलियां हैं आपकी, लेकिन उसका परिणाम बहुत दूरगामी होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत दिन भर सच लिखते हैं तो एक बार वह जिंदा है इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। भूल भुलैया ये सोशल मीडिया पर आधारित कहानी है, और ये कहानी मुझे बहुत मजेदार कहानी लगी। ये कहानी हमारी उस बचपन की सुनी हुई कहावत की कहानी है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो आप कौवे के पीछे दौड़ पड़े और आपने ये नहीं देखा कि अभी मेरे कान दोनों सलामत हैं, तो कौवा क्या ले गया।
सोशल मीडिया पर यही हो रहा है। कुछ लोग आते हैं और चिल्लाते हैं कि कौआ कान ले गया, और हम दौड़ पड़ते हैं कि बिना ये देखे कि हमने अपने कान देखे हैं कि नहीं है। ऐसे ही भूल भुलैया में किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं ये बात आ जाती है कि कुछ लोग भारतीय मूल के लोगों का अपहरण कर रहे हैं पार्क से, और उनके इंटरनल अंग निकाल कर बेच दे रहे हैं और उनको मार दे रहे हैं, और ऐसा और वैसा सब कुछ, और बाकायदा कुछ ट्रक और उन सब की सब विवरण आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और एक जो महिला घूमने गई है पार्क में, उसे कुछ वैसे ही लोग दिखते हैं। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते समय आपको इस बात का भान नहीं होता कि जब ये घटनाएं किसी व्यक्ति की जिंदगी में सामने आएंगी तब वो कैसा महसूस करेगा। वो महिला उस डर में फंस जाती है कि अरे ये तो वही लोग हैं, ये तो मुझे उठाने आए हैं। कुछ लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं और वो धीमे से बचकर पुलिस को फोन करती है, सब कुछ करती है। जब पुलिस आती है तो पता चलता है कि वो जो समाचार सोशल मीडिया पर चल रहा था कि भारतीयों को उठाकर उनके अंग निकाले जा रहे हैं, वो फेक है। और वो व्यक्ति भी गिरफ्तार हो गए जिन लोगों ने समाचार फैलाया है। और वो जो 2-3 लोग उसका पीछा कर रहे थे, वो एक्चुअल में सोशल सिक्योरिटी वाले पुलिस के लोग थे, जो उसे डरा हुआ देखकर उसके पीछे चल रहे थे कि ये महिला इतनी डरी हुई क्यों है। आपका दिमाग आपको एक अलग सच दिखाता है और असल में एक दूसरा सच होता है। इन दिनों जब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में जिंदा हैं, तब भूल भुलैया कहानी को उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जरूर बांटना चाहिए, और उन सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों, प्रिंसिपलों, चांसलरों, वाइस चांसलरों को ये कहानी जरूर पढ़ानी चाहिए। और हम सबको पढ़नी चाहिए कि कौवे के पीछे भागने से पहले अपने दोनों हाथों से अपने कान जरूर देख लें कि कान सही सलामत हैं कि नहीं है। ये भी आंखें खोल देने वाली कहानी है। एक और कहानी है कटीली झाड़ी। कटीली झाड़ी मानव मन की एक और दुर्गुण, एक और कमजोरी, ईर्ष्या की कहानी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये मत्सर की कहानी है, ये ईर्ष्या की कहानी है। ये ईर्ष्या होती है हम सब के बीच में जब हम अपने ही समकक्ष किसी व्यक्ति के साथ में तुलना करने लग जाते हैं। तो ये कहानी वैसे तो नैना कहानी है, और ये कहानी बताती है हमको कि नैना और अनुभा के रूप में असल में हम एक प्रतिद्वंदिता को देख रहे हैं, हम एक ईर्ष्या की प्रतिद्वंदिता को देख रहे हैं, और ये समाप्त नहीं होती है, ये जिंदगी भर चलती है। आपके कॉलेज के समय का कोई ऐसा साथी या सहपाठी जो आपका प्रतिद्वंदी था पढ़ाई में, कई बार सुंदरता में, तो वो व्यक्ति आपके साथ जीवन भर चलता है, वो व्यक्ति आपको जीवन भर स्मृतियों में रहता है। तो ये कहानी जो कटीली झाड़ी है, ये उसी तरह की कहानी है। इसमें षड्यंत्र है, इसके अंदर उन षड्यंत्रों से निकलने के तरीके हैं, उनको पकड़ने के तरीके हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा सबक है कि अगर आप बहुत अच्छे बने हुए हो और अगर आपके सामने जो आपसे लड़ाई करने के लिए जो आपके सामने खड़ा है वो गलत पैंतरों के साथ लड़ाई कर रहा है, वो गलत आक्रमण के साथ लड़ाई कर रहा है, वो युद्ध के नियमों को तोड़कर लड़ाई कर रहा है, तब आपको भी कहीं ना कहीं वही सब करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो ये कटीली झाड़ी असल में उसी कहानी को कहती है। ये मत्सर की कहानी है, ये ईर्ष्या की कहानी है, और उस ईर्ष्या से आप कैसे अपने आप को बचा के रख सकें, उसकी कहानी है। इसको हम नैना और अनुभा की कहानी मान सकते हैं, लेकिन ये मानव मन के ईर्ष्या की कहानी है। इस संग्रह का समापन होता है एक प्रेम कहानी से, कल हम कहां तुम कहां, जो एक भोली सी, एक बहुत नाजुक सी प्रेम कहानी है। इस कहानी में प्रेम है, जिंदगी का पहला प्रेम है, और उस जिंदगी के पहले प्रेम के बहाने बहुत सारे प्रश्न हैं। जहां प्रेम उपजता है, जहां प्रेम जन्म लेता है, वहां पर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति असहमतियां होती हैं। फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब प्रेम आ जाता है। लेकिन अगर हम 80-90 के दशक या 70-80 के दशक के प्रेमों की बात करें, तब प्रेम को समाप्त होना बहुत
एक उसका पूर्व निर्धारित अंत होता था कि आप प्रेम तो करेंगे लेकिन वो प्रेम किसी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो इसमें भी वही होता है। और ये एक प्रसिद्ध फिल्म शान आई थी, उसका एक गाना था कल हम कहां तुम कहां, उस गाने पर के आसपास चलती है और अंत में ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन ये कहानी बताकर जाती है कि पहला प्रेम मरता कभी नहीं है, वो स्मृतियों में जिंदा बना रहता है, वो हमारे दिमाग में जिंदा बना रहता है और हम बरसों बरस तक उसे याद करते रहते हैं। तो ये 10 कहानियां हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियां हैं। जो मैंने कहा कि कभी देर नहीं होती, ये बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी है। तो उदास बेनूर आंखें बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी है। भूल भुलैया एक अलग तरह की कहानी है। तो कटीली झाड़ी बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी है। इन कहानियों में विषय वैविध्य बहुत है, इसमें बहुत सारे अलग अलग विषयों को एक कहानी संग्रह में गूंथा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुधा ओम ढींगरा ने इन सारी कहानियों को जैसे हम कहीं बैठकर सुन रहे हैं और कोई हमें किस्सा सुना रहा है उस शैली में लिखा है। तो वो पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है और वो एक रोचकता बनी रहती है कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है। भाषा, इस कहानी संग्रह की कहानियों की भाषा बहुत सधी हुई है। वो कहीं भी ऐसी भाषा नहीं होती है कि वो अगर विदेशों में के परिवेश में चल रही है तो विदेशी भाषा हो जाए, या कोई ठेठ भारतीय परिवेश में चल रही है तो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ भारतीय भाषा हो जाए। वो उन सब का एक वर्ण संकर बनकर चलती है भाषा, जिसको समझने में हम सबको आसानी होती है और उसके बहाने से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। सुधा ओम ढींगरा ने इन कहानियों को रचते समय कहानी के हिसाब से शिल्पगत भी कई सारे प्रयोग किए हैं। जैसे अगर हम उदास बेनूर आंखें को पढ़ेंगे तो उस उदास बेनूर आंखें में जो ड्यू स्मिथ है, जिसका नाम शबनम रख दिया गया है, उसके पात्र के बहाने से जब चर्च में पहुंचती हैं और चर्च के अंदर का पूरा सारा फ्लैशबैक में दिखाते हैं, तो वो एक बिल्कुल कहानी को एक अनूठे शिल्प के माध्यम से फ्लैशबैक में ले जाकर और फिर वर्तमान में ले आना, वो बहुत अच्छे से उस ट्रांजिशन को उन्होंने इस कहानी में ढाला है। यह वह जिंदा है कहानी में जिस तरह से एक घटना के कारण वो मनोवैज्ञानिक आघात लगना और उसके कारण पूरी जिंदगी भर के लिए समस्या पैदा हो जाना, वो बिल्कुल एक अलग तरह का प्रयोग है। तो ये बिल्कुल नए तरह की कहानियां हैं। और चूंकि ये कहानियां एक ऐसे लेखक द्वारा लिखी गई हैं जो फिलहाल भारत में न रहकर किसी और देश में रहते हैं, किसी और संस्कृति वाले देश में रहते हैं, किसी दूसरी सभ्यता वाले देश में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस दूसरी सभ्यता की, उस दूसरी संस्कृति की झलक इन कहानियों में जरूर मिलती है। हमें किसी दूसरे देश को जानने का मौका मिलता है। लेकिन इन कहानियों में कहीं भी जो एक सामान्यतः जो एक होता है कि आप किसी प्रवासी लेखक की कहानियों को अगर पढ़ रहे हैं तो उन कहानियों में कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि भारत के प्रति शायद कुछ नकारात्मक बातें या भारत के प्रति कुछ भावनात्मक बातें, वो उस तरह की कमजोरियां इस कहानी संग्रह में नहीं दिखाई देती। ये कहानी संग्रह बहुत तटस्थ होकर एक संतुलन साधते हुए दोनों देशों की संस्कृतियों की पड़ताल करता है, दोनों सभ्यताओं की पड़ताल करता है और दोनों की अच्छाइयों को, बुराइयों को सामने रखता है कि देखिए ये है, हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हम किसी भी धर्म में रहेंगे, हम किसी भी जात में रहेंगे, हम किसी भी देश में रहेंगे, जो हमारी कमजोरियां हैं वो यथारूप बनी रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, कौन हैं और क्या हैं। ये कहानी संग्रह वही बताता है कि हम सब एक हैं, कमजोरियों के मामले में एक हैं, अपने अंदर की बुराइयों के मामले में एक हैं। हम शायद अच्छाइयों में एक नहीं होंगे, हम अपनी ताकत में एक नहीं होंगे, लेकिन जब भी गलत बातों पर हम मुड़ेंगे तो हम सब एक होंगे। तो ये कहानी संग्रह की ये 10 छोटी छोटी सी कहानियां आपको एक बिल्कुल नई दुनिया की सैर कराती हैं और ये कहानियां आपको कुछ नए विषयों से जोड़कर चली जाती हैं। इन कहानियों से जुड़कर आपको बहुत सारा कुछ नया जानने को मिलता है। किसी किताब को पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ नया जानने को मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका पढ़ना सार्थक हो रहा है और लेखक का लिखना भी। तो ये कहानी संग्रह चलो फिर से शुरू करें, जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है
ये 250 रुपए में आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या शिवना प्रकाशन से उपलब्ध हो सकता है। सुधा ओम डिंगरा की इन दिनों लिखी गई ताजा कहानियां हैं ये कहानियां, और इनमें ये ताजा कहानियां हैं तो इनमें ताजगी भी है, इनमें नयापन भी है, इनमें वो अनूठापन भी है। तो इनको पढ़ा जा सकता है, और इनको पढ़ा जा सकता है, और इनको ये पढ़ने के बाद आपको बहुत दिनों तक याद भी रहेंगी। तो मैं आपको इस बात की अनुशंसा करूंगा कि अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो चलो फिर से शुरू करें, इस कहानी संग्रह को ऑर्डर करें, इसको पढ़ें। निश्चित रूप से ये कहानी संग्रह आपको निराश नहीं करेगा। अपनी अलग तरह की कहानियों, अपने अलग तरह के शिल्प, अपने अलग तरह के विषयों के कारण। तो इसको पढ़िए, और तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर किसी नई किताब के साथ उपस्थित होऊंगा। ये जरूर बता दीजिएगा कि ये अंक आपको कैसा लगा। नमस्कार।